placed in contact with each other on smooth horizontal ground from a height of h. ठीक है, ये डायग्राम में क्लियरली दिखा रहे हैं. मास ऑफ ईच हेमिस्फीयर इज m/2. ये डायग्राम थोड़ा सा मिसलीडिंग है जहां पे वो हाइट उन्होंने मार्क किया है. उन्होंने बोला हाइट से गिरा रहे हैं, जबकि ये इधर टॉप एंड से इधर मार्किंग दिख रही है. तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये सब चीजों को आपको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा कि डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया हुआ है. बट अब ये मान के चलेंगे कि एच हाइट उसको गिरना है कोलाइड करने से पहले, जैसे इतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली डेटा की तरह गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि उसने क्लियरली बोल रखा है कि एच हाइट से गिरा रहे हैं उसको. मास ऑफ ईच हेमिस्फीयर इज m/2. ओके, मतलब ये m/2 और ये m है. डायग्राम में मार्क कर लेते हैं. दिस इज m/2, this is m/2 and this is m, and radius of each body is r. Neglecting any rebounding of the hemisphere, ठीक है, rebound नहीं कर रहे हैं. If the sphere comes to rest after the simultaneous collision with three hemispheres, then the ratio of kinetic energy of spheres before collision and kinetic energy of any of the hemisphere after collision is p. Find the value of p. p आपको निकालना है. ओके, रिबाउंड नहीं कर रहा है, ये उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रखा है. ठीक है, नहीं कर रहा है, मतलब स्फीयर कम्स टू रेस्ट आफ्टर साइमल्टेनियस कोलिजन. तो पहली चीज तो है कि आप इस डायग्राम को परसीव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो. नीचे में 3 हेमिस्फीयर है और ऊपर से एक आके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा. तो अगर आप उनके तीनों को ही, मतलब चारों स्फीयर्स के अगर सेंटर्स को कनेक्ट करोगे तो डायग्राम कैसा बनेगा, एक टेट्राहेड्रन का. राइट, एक टेट्राहेड्रन बनेगा क्योंकि नीचे में एक ट्रायंगुलर बेस बनेगा. सबके सेंटर को कनेक्ट करोगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ऑब्वियसली 2r साइड का. एंड फिर जब आप ऊपर से उसको कॉन्टैक्ट में रखोगे तो क्या होगा, एक टेट्राहेड्रन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा. ये टेट्राहेड्रन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक बार, ये हमारा टेट्राहेड्रन का जैसा स्ट्रक्चर है. ये बस आप सोचो कि ये तीनों बेसिकली, ये जो कॉर्नर्स मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये तीनों एक एक स्फीयर का सेंटर है. दीज आर ईच सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्फीयर्स. ठीक है, ये इसको मार्क कर देता हूँ मैं, ए बी सी डी, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी डी रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ ईच स्फीयर्स. अब अगर सेंटर्स ऑफ ईच स्फीयर को अगर कनेक्ट करें तो ये वाली डिस्टेंस क्या बता सकते हैं कितनी आएगी, 2r रेडियस आएगी नहीं आएगी, r+r 2r. तो इसका मतलब हर जगह से ये क्या दिखेगा आपको, 2r दिखेगा. ये रेगुलर टेट्राहेड्रन है. रेगुलर टेट्राहेड्रन का मतलब है सारे साइड लेंथ आपके क्या है, ये इक्वल ही होंगे. ठीक है, सारे साइड लेंथ आपके इक्वल आने वाले हैं. ठीक है. अब जो ऊपर वाला जो स्फीयर था, जो ऊपर वाला स्फीयर था वो तो वर्टिकली मूव कर रहा था, और फिर कोलिजन के बाद जो लोग मूव करेंगे वो कैसे मूव करेंगे. अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ पहले, आपको फिर कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ. एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है, ये देखो, ये बेसिकली वर्टिकल लाइन है. ठीक है, ऊपर से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा, जो ऊपर वाला स्फीयर था उसका लाइन ऑफ मोशन से, तो वो वर्टिकल लाइन कहाँ जाएगा, नीचे के जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा होगा उसके सेंट्रॉइड पे. राइट है ना. तो ये वो दिखाया हमने. अगर मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करूँ, ये लाइन को मैंने कनेक्ट किया, चेक करो. कैन वी फाइंड आउट दिस लेंथ हो गई, ये लेंथ पता चल जाएगा क्या हमें, 2/3 ऑफ हाइट. राइट, तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है आपके पास, दिस डिस्टेंस विल बी 2/3 ऑफ height, and height is √3r/2, and that becomes r/√3 हो गई है. तो ये डिस्टेंस आपको पता चल गई है. अगर ये 2/3 ऑफ हाइट कहाँ से आया, कौन सा कुछ गलत कर दिया, अच्छा 2r होगा, नहीं सर, 2r होगा, यहाँ पे 2r होगा, यहाँ पे 2r होगा, ये 2r होगा, और ये भी आपके पास फिर 2r/√3 हो जाएगा. हाँ, कुछ पूछ रहे हो रित्रो, बोलिए. हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि ये 2/3 ऑफ हाइट कहाँ से आया है, ये क्या सेंट्रोइड कोई पे टेक्निकल का प्रॉपर्टी. अरे बाबा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ट्रायंगल सेंट्रोइड होता है. है सर, इसलिए. ठीक है, सो ये 2r/√3 हो गया. अब ऑब्वियसली देखो, आपको ये एंगल इजीली पता चल जाएगा. अगर ये एंगल को अगर हम थीटा मार्क करते हैं तो वी गेट दिस थीटा. राइट, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा आपको पता है. साइन थीटा कितनी है, परपेंडिकुलर मतलब 2r/√3 एंड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 2r, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स 1/√3 आ रही है. तो साइन थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई है. तो ऑब्वियसली आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं यहाँ से. कॉस थीटा कितनी हो जाएगी, √2/√3 हो जाएगा. ठीक है ना, सही किया मैंने. ठीक है, तो ये आपको कॉस थीटा की वैल्यू भी पता चल चुकी है. अब क्यों किया ये, आप ये नोटिस करो कि जब भी कोलिजन के पहले का अगर सिचुएशन शो करोगे आप, तो ऑब्वियसली इस स्फीयर के पास वेलोसिटी किस तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी. राइट, ये कोलिजन होगा जस्ट बिफोर, मतलब ये जो वेलोसिटी होगा जस्ट बिफोर कोलिजन का सिचुएशन होगा, जिसको उसने कुछ भी एक v मान लेते हैं, क्योंकि उसने काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ही पूछा है हमसे, तो इसको हमने v मान लिया.
और जो कोलाइडिंग मासेस के बीच का, कोलाइडिंग मासेस में जो नीचे के बेस के मासेस हैं, उनकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? वो इसी लाइन के अलोंग होगी। वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि नीचे के जो स्फीयर्स है, सोचो ऊपर से अगर आप टॉप व्यू देखते, वो टॉप व्यू में जो डायग्राम है, सोचो टॉप व्यू में जो डायग्राम है, इसमें सोचो ये जो ट्राइंगल है, ये जो सेंटर है, इसी को सोचो मैंने यहाँ पे वो बी सी डी से इंडिकेट किया है। ये सोचो आपका ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ से तुम सोचो कोलाइडिंग मासेस को जब वो धक्का पड़ेगा ऊपर मास, ऊपर वाले मास से, तो ये वाला स्फीयर का, जब जब ऐसे सोचो, ये सॉरी हेमिस्फीयर है ना नीचे में, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर होगा ऐसा, ऐसा एक हेमिस्फीयर यहाँ पे कांटेक्ट में होगा, और इधर से एक कंप्लीट स्फीयर होगा यहाँ पे ऐसा, राइट, ऐसा एक कंप्लीट स्फीयर। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये जब टकराएगा तो लाइन ऑफ एक्शन तो यही बनेगा ना, ये वाली लाइन ही लाइन ऑफ एक्शन बनेगी। तो इसको धक्का किधर पड़ेगा, इसको धक्का इधर पड़ने वाला है, और धक्का इधर पड़ेगा तो इसका एक कॉम्पोनेंट आएगा इधर, जो कि क्या करेगा, उसको पुश करेगा। आ रही बात समझ में? वर्टिकल डायरेक्शन का जो इंपल्स है उसकी वजह से हेमिस्फीयर तो नीचे नहीं जा सकता, तो वो बेसिकली क्या होगा, इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और किसी डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर सकता, आप सिमेट्री देख के ही बता सकते हैं कि वो इसी लाइन के अलॉन्ग ही मूव करेगा, क्योंकि जब आप इसको मूव कराओगे तो आप इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसा तो मूव नहीं करा सकते, क्योंकि ये लोग आपस में ही कनेक्टेड है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जब ये मूव करेगा तो ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा, और ये इधर मूव कर जाएगा आफ्टर कोलिजन, ताकि नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो आपको क्या दिखे, हमेशा जीरो दिखे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट मोमेंटम जीरो क्यों दिख रहा है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है आपकी, जीरो ही है। तो इसीलिए जब आफ्टर कोलिजन का सिचुएशन आप दिखाओगे तो यहाँ पे आपको ये लोग दिखेंगे ऐसे V2 से, ये इधर, ये V2 से इधर, मतलब सब अपने अपने सेंट्रॉइड वाले लाइन के अलॉन्ग ही मूव कर रहे होंगे। इसको ऐसे दिखाना ध्यान से थोड़ा, ये भी V2 से और ये भी V2 से इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं कि ये आफ्टर कोलिजन ये इधर चला गया V2 से, इसको भी आप शो कर सकते हो यहाँ पे इस लाइन के अलॉन्ग, ये इधर चला जाएगा V2 से, और इसको भी आप शो कर सकते हो ये इधर चला जाएगा V2 से, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन आपको क्या यूज करनी है, कंडीशन ये यूज करनी है कि इस बॉल को रुकना है। रुकने के लिए ऑब्वियसली उसको क्या चाहिए, इंपल्स चाहिए। इंपल्स कहाँ से उसको मिल रहा है, तीनों स्फीयर से मिल रहा है, इनफैक्ट तीनों स्फीयर से मिलेगा। सब अपने अपने डायरेक्शन से उसको इंपल्स देंगे, तो क्या मिलेगा उसको इंपल्स, तुम सोचो। एक स्फीयर से जो उसको इंपल्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इस डायरेक्शन से एक इंपल्स मिलेगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से एक इंपल्स मिलेगा उसको, इधर से एक इंपल्स मिलेगा, और इधर से भी एक इंपल्स मिलेगा, राइट। तीनों से इंपल्स मिलेगा उसे, राइट। ये जे मान कर लेते हैं, लेट अस से दिस इज जे। ऑब्वियसली सिमेट्री देख के आप बता सकते हैं कि ये तीनों ही क्या होंगे, जे होंगे। और ये तीनों जे का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना है, जे कॉस थीटा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में ही कैंसिल कर जाएंगे, बट ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 3J cos थीटा आएगी। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी क्या कहता है, इम्पल्स शुड बी चेंज इन मोमेंटम। तो कंडीशन क्या लिखेंगे आप, 3J into cos theta, that should be equal to the magnitude of the change in momentum for the upper mass, and that should be equal to m into v minus of 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट इम्पल्स लिखा है, तो इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल किया है, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं किया है, समझ आइए। दिस इज इम्पल्स ऑन दी अपर मास। तो इससे आपको जे की वैल्यू बेसिकली मिल गई है, दैट इज mv/3 cos थीटा हो गया। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। अब यही इंपल्स आप किस इंडिविजुअली किस पे आप शो करोगे, यही इंपल्स आप इन पे भी शो करोगे, जो ये हेमिस्फीयर्स हैं उन पे भी, इधर भी वही इंपल्स आएगा, इस पे भी वही इंपल्स आएगा, और इस पे भी वही इंपल्स आएगा। तो अब इस इंपल्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है, इस इंपल्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कितना है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में वो कितना आएगा, ये एंगल तो आपको पता है, दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। तो जे साइन ऑब्वियसली थीटा। तो इधर का भी आपका एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये आपका जे साइन थीटा हो जाएगा, सही कह रहे हैं। तो अब आप कंडीशन क्या लिखोगे सिमिलरली, जे साइन थीटा। अब यहाँ 3 मत कर देना, क्योंकि एक स्फीयर को तो ऊपर में से एक से ही मिल रहा है, ठीक है। तो 3J साइन थीटा दैट शुड बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू V2 लिख लें, अच्छा m/2 इंटू V2 लिख लेंगे, m/2 उसका मास m/2 है, ठीक है। और यहाँ से देखोगे तो J की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके, उसको सब्स्टिट्यूट कर लो, तो mv/3 cos थीटा मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा दैट शुड बी इक्वल टू m/2 इंटू V2 लिख लेंगे। यहाँ से m गेट्स कैंसल आउट, और यहाँ से आपको V2 की वैल्यू मिल गई है, दिस इज 2/3 ऑफ V इंटू साइन थीटा,
और साइन थीटा इज 1/√3, कॉस थीटा इज 1/√2/√3। मैंने कैलकुलेशन गलत किया है क्या? नहीं, ठीक है सर, ठीक है। सो ये आ गई आपके पास 1/√2 आई। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू हो गई, दिस इज √2v/3 हो गई है। तो अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ हेमिस्फीयर्स अगर निकालूं किसी एक हेमिस्फीयर का, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, हाफ ऑफ m/2 इंटू v2 का स्क्वायर विच इज 2v²/9। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर आप देखोगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाफ mv²/9 आ रहा है। और अगर देखोगे आप क्वेश्चन में एक्जैक्टली उसने यही बोला था, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर्स बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द हेमिस्फीयर आफ्टर कोलिजन इज p। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको क्लियरली दिखना चाहिए p क्या है आपका, 9 ही है। सो देयरफॉर p की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। सो p इज 9 हो गई है, यही आपका आंसर हो जाएगा।